Hello students, today we'll discuss about the electrical properties of solid and this is the last session of solid state. Okay, electrical properties डिस्कस करने से पहले हम बैंड थ्योरी को समझेंगे कि बैंड थ्योरी क्या है. अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी कि हर एक सब्सटेंस के अंदर दो बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड. जिस तरीके से यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ कि हर एक कोई सॉलिड हो, हर एक सॉलिड के अंदर ये दो बैंड्स होते हैं. ओके, अब इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, बिकॉज कंडक्शन बैंड की एनर्जी ये हमेशा हाई होती है वैलेंस बैंड से. ओके, दिस इज अ वैलेंस बैंड और इन दोनों बैंड के बीच में जो गैप है इसको कहा जाता है एनर्जी गैप, इज ऑल्सो कॉल्ड बैंड गैप. ओके, अब सबसे पहले हम ये तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे. ओके, ऑलरेडी मैंने नोट्स में इस कंटेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है. जैसे कंडक्शन बैंड क्या है, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज द कंडक्शन बैंड. इट में बी पार्शियली ऑक्यूपाई और वैकेंट. मतलब यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड होगा ये कंडक्शन बैंड पार्शियली ऑक्यूपाई होगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे. ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे या फिर वो पार्शियली ऑक्यूपाई होगा, दैट इज़ वैकेंट होगा मोस्टली. ओके, देन सेकेंड थिंग वैलेंस बैंड, द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी देन कंडक्शन बैंड. जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड से ज़्यादा होती है. ओके, द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड आर टाइटली बाउंड टू द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई. मतलब अगर आप वैलेंस बैंड में देखोगे तो वैलेंस बैंड में आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, जो मैंने ब्लू शेडेड बताया है इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे. ओके, एंड व्हाट इज बैंड गैप, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप. ओके, अब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में तीन मेन कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि एक है मेटल, एक हमारा होगा नॉन मेटल और दूसरा होगा हमारा मेटलॉइड जिसको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर. ओके, अब इसको मेटलॉइड भी कह सकते हैं. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है. जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर चले जाते हैं, ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड, अगर ये इजीली कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र हो गए तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैरी होगी. ओके, तो यहाँ पे ये एनर्जी गैप अगर ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है और इलेक्ट्रॉन्स जा नहीं पाते. अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. अगर एनर्जी गैप कम है सो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप ही नहीं होती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ईजीली ट्रैवल करते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में. मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए कंडीशन मस्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने चाहिए. ओके, सो मेटल में जैसे कि हम देखेंगे कि ये कंडक्शन बैंड है. ओके, और इस तरीके से जो ब्लू शेड में मैं बता रहा हूँ ये आपका वैलेंस बैंड है. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, जिसके वजह से इनके बीच में जो बैंड गैप या एनर्जी गैप है वो नहीं रहेगी और इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफ़र हो गए वैलेंस टू कंडक्शन बैंड में और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. इसके लिए मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ओके, अगर हम नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बहुत ज़्यादा गैप होती है. ये गैप ज़्यादा होने के वजह से वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होते. इसके लिए हम नॉन मेटल को कहते हैं इंसुलेटर, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अंडरस्टूड. नाउ अब हम सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे कि हमारा ये कंडक्शन बैंड है, दिस इज़ वैकेंट और पार्शियली ऑक्यूपाई, और यहाँ पे जो वैलेंस बैंड होगा कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में
ये जो एनर्जी गैप है जो मैंने शेडेड फॉर्म में बताई है, जो शेडेड फॉर्म में मैंने यहाँ पे एनर्जी गैप बताई है, दिस इज़ द बैंड गैप और एनर्जी गैप। अब ये गैप कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र होते हैं। तो मोस्ट ऑफ केसेस जब आप ऐसे सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में बहुत इजीली ट्रैवल करते हैं। और यहाँ पे कंडक्टिविटी, जब आप टेम्परेचर राइज करते हो तो कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ओके, बट ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब हम मेटल्स के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे अगर आपने टेम्परेचर को राइज कर दिया तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के वजह से कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ओके, बिकॉज सेमीकंडक्टर में हमने क्या देखा था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, बट मेटल में अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। जैसे हमने टाइप ऑफ मेटल, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मेटेलिक सॉलिड हमने डिस्कस किया था, मोस्टली मेटल्स में क्या होता है कि मेटल्स के आयंस होते हैं। ओके, मेटल्स के आयंस होते हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जिसको हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सो यहाँ पे रेडिश फॉर्म में क्या दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स है एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन गैसियस स्टेट। ओके, सो इसमें वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ईजीली ट्रैवल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फिक्स होता है और यहाँ पे इसके लिए मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं। बट जब आप यहाँ पे हीट अप्लाई करते हो, यहाँ पे जब आप टेम्परेचर राइज करते हो तो जिसके वजह से ये जो फ़्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ़्लो है, ये फ़्लो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। और फ्लो डिस्टर्ब होने के वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ होती है। जैसे कि हमने सेमीकंडक्टर में कहा था कि व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस इन सेमीकंडक्टर। ओके, सो यहाँ पे मेटल में थोड़ा सा अलग होगा बिकॉज मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट्स व्हाई वी इंक्रीज द टेम्परेचर, दे डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दे डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को फ्लो डिस्टर्ब होने की वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। सो कि ये कंटेंट मैंने नोट्स में भी मेंशन किया हुआ है कि जैसे कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है। कंडक्टर्स में कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इनके बीच में गैप नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। ओके, यहाँ पे मैंने रेंज मेंशन की है 10⁴ टू 10⁻⁴ ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज है। मेटल की कंडक्टिविटी की रेंज 10⁴ टू 10⁻⁷ पर ओहम पर मीटर। ओके, सेमीकंडक्टर में देखेंगे कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में लेस एनर्जी गैप, मतलब एनर्जी गैप बहुत ही कम होती है और इनका जो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज है 10⁻⁻⁶ टू 10⁴ पर ओहम पर मीटर। ओके, एंड द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इन इंसुलेटर, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड कांट रीच इन कंडक्शन बैंड। ओके, और उसी के वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। सो 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ये रेंज इनकी रहेगी कंडक्टिविटी की पर ओहम पर मीटर। अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ आगे हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर को स्पेशली यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। एक हमारा होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? जो सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम डोपिंग नहीं करते, मतलब जो सेमीकंडक्टर प्योर है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स व्हाट? डोपेड सेमीकंडक्टर, मतलब कुछ ऐसे मेटलाइट्स जिसके अंदर हमने डोपिंग की है, ओके, और उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड की है। ओके, सो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो लो इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी, उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी लो होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है। अब सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि पी ब्लॉक में मोस्ट ऑफ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटलॉइड्स, दैट इज सेमी मेटल जिसको हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, और नॉन मेटल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। सो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15। ये हमारा है बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। और 14 में हमारा है कहो सीता जी सुनो प्रभु, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है ट्रिक। ग्रुप नंबर 15 हमारा नाना पाटेकर वाला है। ओके, नाना पाटेकर ऐश सब बिंदास्त। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो ग्रुप नंबर 14 के जो मेटेलॉइड्स हैं, ग्रुप नंबर 14 के जो मेटेलॉइड्स है दैट इज सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना, दीज आर दी इंट्रिंसिक मेटेलॉइड्स बिकॉज ये काफ़ी अच्छे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ओके, दीज आर वेरी गुड सेमीकंडक्टर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। जब हम ग्रुप नंबर 14 में इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तो इम्प्यूरिटी कहाँ से ऐड होगी, एक तो इम्प्यूरिटी ऐड होगी ग्रुप नंबर 13 से और एक तो इम्प्यूरिटी ऐड होगी ग्रुप नंबर 15 से। ओके, जब हम ग्रुप नंबर 13 से इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तो यहाँ पे अगर हम ग्रुप नंबर 13 से इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, और अगर हम ग्रुप नंबर 15 से सिलिकॉन या जर्मेनियम में इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, मतलब ग्रुप नंबर 15 से कोई भी एलिमेंट अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम में डॉप किया जाएगा तो यहाँ पे हमें ग्रुप नंबर 15 से मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हमें डिस्कस करने हैं जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पार्ट होगा। यहाँ पे आगे मैंने मेंशन किया हुआ है बिकॉज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर वेरी प्योर कंडक्टर कंडक्टिंग मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल, जैसे कि ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स। ओके, जब आप ग्रुप नंबर 14 में 13 या 15 से डॉपिंग करते हैं, इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, तो वो पी और एन टाइप से बिलोंग करते हैं रिस्पेक्टिवली। अब हमें पता है कि ग्रुप नंबर 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, और ग्रुप नंबर 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। ओके, अब यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप। अब जैसे कि पी टाइप में, पी टाइप इज़ अ एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम सिलिकॉन को लेंगे, ये हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन। ओके, अब नॉर्मली सिलिकॉन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा बिकॉज ये टेट्रावैलेंट है, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम द ग्रुप नंबर 14, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो ये टेट्रावैलेंट हो गए, तो इस तरीके से इसका रेगुलर स्ट्रक्चर आपके सामने होगा। अंडरस्टूड? सो नाउ अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये सिलिकॉन को जो रेगुलर स्ट्रक्चर है दैट इज़ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके अंदर हम इम्प्यूरिटी ऐड करने वाले हैं ग्रुप नंबर 13 से। अब हमने ग्रुप नंबर 13 से कंसिडर करो कि बोरॉन को ऐड किया। चलो यहाँ पे अगर हम बोरॉन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो बोरॉन को ऐड करने के बाद जैसे आपके सामने है कि सिलिकॉन सिलिकॉन यहाँ पे एक दूसरे से बॉन्डेड है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम ईयर यहाँ पे एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन होगा, फिर यहाँ पे सिलिकॉन का, यहाँ पे बोरॉन का इलेक्ट्रॉन होगा, फिर यहाँ पे बोरॉन का, यहाँ पे सिलिकॉन, इस तरीके से एक दूसरे से बॉन्डेड है। बट बोरॉन इज अ ट्राइवेलेंस हैविंग ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, सो बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसने एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे यूज़ किया। बट अब यहाँ पे उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से यहाँ पे एक होल क्रिएट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इस होल को हम कहते हैं पॉजिटिव होल। ठीक है, और ये पॉजिटिव होल क्रिएट होने के वजह से जो सिलिकॉन की कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी राइज होती है। मैं यहाँ पे थोड़ा उसको शेडेड फॉर्म में बता देता हूँ कि जो रेड फॉर्म में मैंने शेडेड किया है ये है पॉजिटिव होल, बिकॉज यहाँ पे बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्डिंग के लिए। ये क्यों हुआ, बिकॉज हमने यहाँ से सिलिकॉन को रिप्लेस किया और उसकी जगह बोरॉन को ऐड किया, डॉपिंग की बोरॉन की, और बोरॉन की डॉपिंग करने की वजह से बोरॉन ट्राइवैलेंट है, इसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव होल फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ होगी, बिकॉज इसके पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स इजीली पेयर्ड थे,
अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, पॉजिटिव होल्स यहाँ पे फॉर्म होगा, फिर ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन होती रहेगी और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अंडरस्टूड? ये हो गया पी टाइप का। अब हम देखेंगे, और ये पॉजिटिव होल फॉर्म होने की वजह से ये पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, इसके लिए इसको हमने लेबल किया पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होगा, ग्रुप नंबर 15 से एलिमेंट ड्रॉप हो गए, जैसे कि सेम ईयर सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, सेम सिलिकॉन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, अब मैं बॉन्ड की जगह इलेक्ट्रॉन्स शो करता हूँ, ओके, जब बॉन्ड की जगह इलेक्ट्रॉन शो किया। अब हम क्या करेंगे, डॉपिंग करनी है। दिस इज़ अ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब एक्सटर्नल हम किसी की यहाँ पे इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। चलो यहाँ से कंसिडर करो कि हमने फॉस्फोरस को ऐड कर लिया, तो समझो सिलिकॉन की जगह हमने फॉस्फोरस को ऐड कर दिया। अब फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, जो मैंने स्टेरिक मार्क से बता रहा हूँ वो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये फॉस्फोरस का आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के लिए यूज़ किया गया फॉस्फोरस का आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो फॉस्फोरस का आएगा। अंडरस्टूड? ओके। अब यहाँ पे फॉस्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सो इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, और 5th वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, और इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब ये कहीं पे भी बॉन्डिंग के लिए यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन के वजह से इसका कंप्लीट नेचर नेगेटिव हो गया, और इसको हमने कहा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अंडरस्टूड? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का डिफरेंस समझ में आ गया। व्हेन यू ड्रॉप फ्रॉम द ग्रुप नंबर 13, सो यहाँ पे बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर आप 15 से ड्रॉप करते हो तो यहाँ पे बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, सो नाउ नोट्स के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं आपके साथ में। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, डायग्रामेटिकली मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने आर्सेनिक शो किया है, और यहाँ पे बोरॉन है। ओके, बोरॉन हमारा ग्रुप नंबर 13 से है, इसके लिए पी टाइप में आ गया। आर्सेनिक हमारा ग्रुप नंबर 15 से है, तो ये हमारा एन टाइप में आ गया, बिकॉज पेंटावेलेंट जब ऐड करेंगे तो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी conduction band, and p type semiconductor contain less number of valence electron than that of the pure semiconductor. Okay, so now S और G डॉप विद द ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, और जब हम ग्रुप नंबर 13 से करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंडक्शन बैंड में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पे वैलेंस बैंड में होल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। ये होल फॉर्म होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ओके, अंडरस्टूड? सो इस तरीके से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की है सॉलिड स्टेट की। जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मेटल्स, नॉन मेटल्स को, और सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा ब्रीफली हमने डिस्कस किया है, जिसमें एन टाइप और पी टाइप्स। मोस्ट ऑफ टाइम एग्ज़ाम में एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के ऊपर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस पे। ओके, सो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ओके, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में हम लोग 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है डायमैग्नेटिक सॉलिड, सेकेंड वन इज़ अ पैरामैग्नेटिक सॉलिड, एंड द लास्ट वन इज़ अ ferromagnetic solid. It's a very simple concept. What is diamagnetism? That is the property of solid, diamagnetic property of solid. कि जैसे हमारे पास समझ लो कि एक कंपाउंड है, अगर ये कंपाउंड हमारा डायमैग्नेटिक है, ओके, और समझो यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ से आ रही है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इसके पास आ रही थी वो उसको भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। अंडरस्टूड? ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, रिपेल करेगी। मतलब डायमैग्नेटिक
magnetism is the property of the solid to repel the magnetic field. ओके ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा. उसी केस में अगर आपके पास एक कंपाउंड है, अगर वो पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक है, और समझ लो कि यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी रन हो रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड उसके दूर से जा रही है वो उसको भी अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी. सो व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेंगे. ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेंगे, बट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे. ओके, सो नाउ ये तो हो गया एक फिजिकल कंसेप्ट. अब हम थोड़ा सा केमिस्ट्री बेसिस पे इसको डिस्कस करते हैं. मोस्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मीन्स जिन कंपाउंड्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, पेयर्ड हो गए. इलेक्ट्रॉन्स अगर पैड हो गए तो वो मटेरियल, वो सॉलिड डायमैग्नेटिक होगा. ओके, बट इन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अनपेड हो गए. इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अनपेड हो गए. यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अनपेड हो गए. अंडरस्टूड? मतलब जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है वो क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक होगा. फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक इस मैग्नेटिक फील्ड को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा. मतलब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेड हो गए, यहाँ पे कम हो गए. अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के. फॉर एग्जांपल हमारे पास है FeCl3. ओके, अब ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, बेस ऑन दी अनपेड इलेक्ट्रॉन. जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, Fe+3 आयन, और यहाँ पे मिलेंगे 3Cl- आयन्स. अब आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, 26. ओके, 26 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा 1s2. ये होगी फर्स्ट शेल. सेकेंड शेल 2s2 2p6, दिस इज़ अ सेकेंड शेल. ओके, नाउ थर्ड शेल 3s2 3p6 3d 4s. पहले 4s में 2 फिल करेंगे एंड देन 6 इन 3d. अंडरस्टूड? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आयरन का. बट हमें Fe+3 चाहिए, तो Fe+3 कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा. आफ्टर लूजिंग द एक्वायर +3 चार्ज, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के बाद 23 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बैलेंस रहेंगे. तो ये हो गई फर्स्ट शेल, ये हो गई सेकेंड शेल. अब ये है थर्ड शेल और ये है फोर्थ शेल. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में से निकलेंगे. ठीक है, 3s2 3p6 3d और 4s 0 हो गया. अब 3d में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे रहेगा 3d 5. ओके, अब हमें क्या देखना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. जो लास्ट शेल है, लास्ट शेल के सब शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है उसको हमें देखना है. मतलब अगर हम 3d में से देखेंगे तो d ऑर्बिटल्स हैविंग 5 सब ऑर्बिटल्स. ओके, सो ये 5 सब ऑर्बिटल्स हो गए हमारे 3d के. अब इलेक्ट्रॉन्स कितने, 5. एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. अंडरस्टूड? टोटल हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स. ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेयर्ड है. ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी सॉलिड के अंदर अगर किसी एक भी एलिमेंट के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, अब आगे जाके अगर हम क्लोरीन के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स या पेड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे, अगर इसमें पेड इलेक्ट्रॉन आए या ना आए, बट किसी एक एलिमेंट्स के अंदर अगर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो वो हमारा बिलोंग करेगा कहाँ से, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक से. कहाँ से बिलोंग करेगा, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक में से. अंडरस्टूड? ये एक एग्जांपल है. उस बेसिस पे अब अगर यहाँ पे हमें पेड इलेक्ट्रॉन्स मिलते तो वो होता डायमैग्नेटिक. अब अनपेड मिला है तो ये पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में से बिलोंग करेगा. अंडरस्टूड? ओके, सो अब वन बाय वन एक टॉपिक हम देखेंगे. जैसे डायमैग्नेटिक में द सब्सटेंसेस विद ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, ओके, एंड आर वीकली रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड. The substances with unpaired electrons are weakly attracted by magnetic field. Okay, और यहाँ पे क्या होगा, the substances containing the large number of unpaired electrons are strongly attract the magnetic field. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए और यहाँ पे भी अनपेयर्ड हो गए.
बट यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, इसके लिए वो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, पैरामैग्नेटिक भी अट्रैक्ट करेगा बट वीकली अट्रैक्ट करेगा, एंड डायमैग्नेटिक कंप्लीटली रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नेक्स्ट, pairing of electron balance the spin and hence their magnetic field is they repel the magnetic field. ओके, पेयरिंग होने की वजह से क्या होता है कि अपोजिट स्पिन, जैसे हमें पता है कि किसी एक ऑर्बिटल्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स अगर ये पेड में है, एक का स्पिन क्लॉकवाइज तो एक का एंटी क्लॉकवाइज होता है, और ये स्पिन क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, और स्पिन न्यूट्रल होने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं. ठीक है, बट पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, उसी के अपोजिट में अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, दे राइज द मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट, दिस सब्सटेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे लॉस द मैग्नेटिज्म व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव. मतलब अगर हम यहाँ पे पैरामैग्नेटिक की बात करें, ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं कि जब तक वो मैग्नेट के कांटेक्ट में है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल अगर मैग्नेट के कांटेक्ट में है, किसी और मैग्नेट के कांटेक्ट में है, सो इट्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट. ओके, मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स या कोई सॉलिड मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही आप उस मैग्नेट को रिमूव करते हो या उस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हो तो अगेन वो लॉस करता है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. ओके, बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, दिस सब्सटेंसेस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज. इन दोनों में डिफरेंस हमें कन्फ्यूजन था कि जैसे यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए. ये टेम्पररी मैग्नेटाइज होगा, ये परमानेंटली मैग्नेटाइज होगा. मतलब ये जब कांटेक्ट में रहेगा मैग्नेट के तब भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एंड आफ्टर द रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड दे अगेन बिहेव लाइक मैग्नेट. ओके, ये दोनों का डिफरेंस होगा. अंडरस्टूड. सो कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि डायमैग्नेटिक के एग्जांपल्स N2, F2, NaCl, और पैरामैग्नेटिक के O2, Cu2 प्लस Fe3 प्लस एक्सेट्रा, एंड फेरोमैग्नेटिक में Fe, CO, Ni, Gd, CrO2. ओके, सो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड हमने डिस्कस किया है. अंडरस्टूड, जिसमें डायमैग्नेटिक सॉलिड, पैरामैग्नेटिक सॉलिड एंड फेरोमैग्नेटिक सॉलिड का डिस्कशन हमने किया. डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करेगा, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा. बाकी सारे डिस्कशंस हो चुके हैं. आज के इस लास्ट सेशन में हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है, और दोनों प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एग्ज़ाम्स में श्योरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें स्पेशली आपको एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करना है. ओके, थैंक यू.